हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने मौलिक अधिकार के जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके थे। उसमें जो भी आर्टिकल में 12 से लेके 35 तक कहा गया है वो हम शॉर्ट में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं उनकी फुल डेफिनेशन। हम पूरे विस्तार में पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम शुरू करते हैं अपना मौलिक अधिकार का चैप्टर। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 12 से। भाग 3 फंडामेंटल राइट के तहत आता है। इसमें स्टेट राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों का पालन करवाने और उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने के लिए ये जानना जरूरी है कि राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है। यानी कोई भी अधिकार बनता है या कोई भी कानून बनता है तो वो किस किस पे लागू होगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो इन सब में अनुच्छेद 12 बताता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य किन किन संस्थाओं को कहा जाता है। यानी इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जोड़ी जाती हैं जिन्हें हम आर्टिकल 12 के अंदर रख सकते हैं, यानी राज्य में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत सरकार आती है, संसद पार्लियामेंट आती है, राज्य सरकारें आती हैं, कोई सा भी राज्य हो चाहे वो, राज्य विधानमंडल आते हैं, भारत के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम पंचायत, भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य प्राधिकारी यानी अथॉरिटीज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा देश है भारत, भारत में रहने वाली कोई भी निकाय हो, नगर निगम हो, कोई भी आयोग हो, वो सब राज्य के अंदर आते हैं। किसी को भी राज्य के बाहर नहीं रखा गया है। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी को भी कोई भी अलग से विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, सब राज्य के अंदर आते हैं, सब राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को मानते हैं। इसका महत्व यह है कि अगर कोई स्टेट, जैसा कि अनुच्छेद 12 में कहा गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय, आर्टिकल 226, हाँ जी, उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल दिया गया है वो 226 है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल दिया गया है वो 32 है। 32 के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। निजी व्यक्ति या संस्था पर मौलिक अधिकार सीधे लागू नहीं होते हैं, परंतु अगर कोई निजी संस्था राज्य जैसी शक्तियां इस्तेमाल कर रही हैं तो अदालतें उसे भी स्टेट मान सकती है। जैसे कोई भी निजी कंपनी या कोई भी संस्था राज्य के द्वारा साथ मिलकर काम कर रही है या राज्य द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है तो उनके लिए भी अदालतें, उनको भी अदालतों के जो नजरों में उनको भी स्टेट के अंदर ही गिना जाएगा, उनके उनके लिए भी अदालतें ही उनका मैटर देखेंगी। इसका हम निष्कर्ष इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा देता है, पर इनका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि मौलिक अधिकार को लागू करने के में यह तय करता है कि किसके खिलाफ नागरिक अदालत में जा सकता है और किसके नहीं। कंक्लूजन देखें तो हम स्टेट के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा नियमित सभी प्राधिकरण आते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 का जो मूल प्रावधान है उसमें जो क्लोज है हम वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 वन में जो आता है वो है, संविधान लागू होने से पहले भारत में जितने भी कानून यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस लागू थे, अगर वे मौलिक अधिकारों के विपरीत है यानी वो उनका उल्लंघन करते हैं या वो उनके जो उनकी दृष्टि से ठीक है वो नहीं है, तो उस समय तक शून्य हो जाएंगे, यानी उनको बिल्कुल अमान्य माना जाएगा जो पहले के थे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों को हनन करते हो, अगर बनाया है तो वह कानून शून्य होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को बिल्कुल इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि एक तरीके से गवर्नमेंट सरकार का कानून मान्य नहीं रखा जाएगा, पर मनुष्य के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अब आते हैं अनुच्छेद 13(3) पर। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, ये कानून के बारे में बताता है, लॉ के बारे में। तो इसमें शामिल क्या क्या किया गया है आप देख सकते हैं। अधिनियम, एक्ट्स, अध्यादेश, उपविधियां, नियम, आदेश, अधिसूचनाएं, प्रथाएं, परंपराएं, यानी हर वह चीज जिसे अदालत लागू करने योग्य मानती है। क्योंकि अब आप कहेंगे प्रथाएं और परंपराएं कैसे,
क्योंकि हम अपनी मर्जी से अगर कुछ भी प्रथा बना दें कि अगर कोई व्यक्ति ये समाज के हिसाब से ठीक नहीं है तो इसे रहने नहीं दिया जाना चाहिए समाज में, या इसको मार दिया जाना चाहिए, तो वो प्रथाएं नहीं चलेंगी। तो प्रथाएं ठीक है या नहीं है वो भी अदालत देखेगी। किसी भी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि सिर्फ इसलिए कि समाज के 4 लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों का हनन किया जाए। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा किया गया संशोधन कानून परिभाषा में नहीं आता। यानी कि जो भी संविधान के बाद जो किया गया है वो, इसका मतलब हुआ कि संसद जब संविधान में संशोधन करती है तो उसे अनुच्छेद अनुच्छेद 13 से चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो समय को देखते हुए उसमें संशोधन किया जाता है। अब से आप 79 ईयर्स पहले देखें तो तब की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। अगर समटाइम्स ये होता है कि आज की परिस्थितियों, आज के सिचुएशंस को देख के वो संविधान संशोधन बहुत जरूरी होते हैं, तो इसलिए उनको 13 से चुनौती नहीं दी जाती है। जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन किए जाते हैं उन्हें मान्य ही माना जाता है। इसके अब अंतर्गत हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं, ये एग्जाम में आते हैं। पहला है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि संविधान संशोधन हो सकता है पर जो मूल संविधान है उसको छेड़ा नहीं जाना चाहिए। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया। ठीक है। अगला है हमारा अगला है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967। ये 67 से 73 से पहले है, यानी ये केशवानंद से पहले है। इनके टर्म्स भी मतलब सीरीज वाइज लगाने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज ये आप याद रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। मतलब जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। बाद में ये निर्णय केशवानंद भारती बाद में 1973 में आंशिक रूप से बदल गया। मतलब इसमें पहले बोल दिया कि मौलिक अधिकारों को नहीं बदला जा सकता, बट केशवानंद भारती बाद में कहा कि हाँ इन्हें बदला जा सकता है। अगला है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या व्यापक कर दी गई। अब कोई भी कानून न्याय संगत, उचित और तर्क संगत, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, नहीं तो वह आर्टिकल 13 के तहत शून्य होगा। मतलब कोई भी आर्टिकल या कोई भी नियम बनाया जा रहा है तो उसका प्रॉपर कारण होना चाहिए। वह क्यों बनाया जा रहा है, वो अच्छाई के लिए बनाया जा रहा है, रीजन होना चाहिए, नहीं तो वह आर्टिकल 13 जैसे कि कहा है कि मौलिक अधिकारों के तहत अगेंस्ट होगा तो वह शून्य हो जाएगा, तो इसमें यही बात कही गई है। अनुच्छेद 13 संविधान का एक गार्डियन आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, जो सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून ना बना सके जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो ये आप कह सकते हैं ये उनके एक ढाल भी है कि इसके तहत रह के ही कोई भी कानून बनाया जाएगा। इसी अनुच्छेद की वजह से न्यायपालिका को यह शक्ति मिली कि वह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सके। मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग कानून नहीं बनाया गया है उसको न्यायपालिका रद्द कर सके। अब आते हैं हम अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 14। यह हमारा समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वेलिटी। राज्य भारत के क्षेत्र में किसी विधि को विधि सॉरी राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण के से वंचित नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रंग के रूप में ले लो चाहे जाति के रूप में ले लो, उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भाषा, पद, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव करके कानून का लाभ या सुरक्षा नहीं छीनी जा सकती। ठीक है। यह अधिकार भारत के सभी लोगों, नागरिक व विदेशी दोनों को मिलता है।
हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश में रहने वाले लोगों को ये अधिकार मिला है, ये भारत से बाहर से आने वाले लोगों को भी ये अधिकार प्राप्त है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और कुछ दोनों को, विदेशियों को भी प्राप्त है। इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर हो, किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी के भी साथ कोई अन्याय ना हो। लेकिन जहां आवश्यक है वहां तार्किक तार्किक भेदभाव करके कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जैसे हमने पहले पढ़ा था, उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति के साथ, कोई भी अमीर गरीब के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना कर सके, भेदभाव ना कर सके। अनुच्छेद 14 के दो मूल महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इसके अंतर्गत आता है हर व्यक्ति कानून की नजरों में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा विशेषाधिकार नहीं, सब समान है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो अमीर को भी वही सजा मिलेगी और गरीब को भी वही सजा मिलेगी। यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। समान परिस्थिति में सभी व्यक्ति को समान रूप से कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति परेशान है, किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, तो कानून उसका भी उतना ही साथ देगा जितना कोई संपत्ति वाले व्यक्ति का। यानी समानता का मतलब है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत कहा गया है भेदभाव का निषेध। राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, क्योंकि हम अपने देश के लोगों को ही भेदभाव से बचा सकते हैं, दूसरे कंट्री के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15 के जो क्लोज है हम वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है राज्य किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव करके सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सड़क, पार्क आदि में प्रवेश या उपयोग से वंचित नहीं करेगा। यानी कि उसे कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता, उसका अधिकार है। जिस तरीके से संपत्ति अमीर व्यक्ति के लिए बनी है वो भी गरीब होने के बाद, या वो लड़की है कि सिर्फ पुरुष यूज कर सकते हैं कोई भी चीज, ऐसा नहीं है। वे प्रॉपर यूज कर सकते हैं। जो अधिकार अमीर को है, जो अधिकार लड़कों को है, जो अधिकार उच्च जाति के लोगों को है, वही गरीब को है, वही लड़की को है, वही निम्न जाति के लोगों को भी है। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी व्यक्ति नागरिक उपरोक्त आधारों पर किसी अन्य नागरिक को सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, रेस्टोरेंट, कुओं, नलों, स्नान घाट, सड़क, पार्क आदि से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, पहले जैसा ही है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। जैसे कि जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो औरतों के लिए भी बन सकते हैं, बच्चों के लिए भी बन सकते हैं, किसी को वंचित नहीं किया जाए। अनुच्छेद 15(4) कहता है उसका क्लोज, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। जैसे कि जो भी लोग तब निम्न तबके के हैं, जो अब तक सभी लोगों के समान नहीं उठ पाए हैं, उनको लोगों के समान लाने या भेदभाव कम करने के लिए उनके लिए अलग से नियम बनाया जा सकता है, विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 5 कहता है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों, निजी संस्थानों सहित, इसमें प्राइवेट भी जुड़े जाएंगे, परंतु अल्पसंख्यक संस्थान छोड़कर में आरक्षण दे सकता है। यह 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
ये याद रखेंगे आप। यह 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 क्लोज 6 कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। शैक्षणिक कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यह आर्टिकल 103 के तहत जोड़ा गया 2019 में। अब इसका हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं, ये याद रखना है। इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सकारात्मक भेदभाव की अनुमति दी गई है, यानी वर्गों को लाभ देना, कमजोर वर्गों को लाभ देना। अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) इसी सकारात्मक भेदभाव के उदाहरण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि सकारात्मक भेदभाव के उदाहरण कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, राज्य किसी भी रोजगार या किसी भी पद के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे हम सरल एकदम इजी वर्ड्स में समझें तो सरकारी नौकरी और पदों पर भी भारतीय नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। जो आर्टिकल 6 के क्लोज हैं हम वो पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर या रोजगार में अवसर की समानता मिलेगी। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। अगला है आर्टिकल 16 क्लोज 2, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्लोज 3 कहता है संसद कुछ पदों पर भर्ती के लिए निवास रेजिडेंस की शर्त लगा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्लोज 4 कहता है राज्य सभी और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16 क्लोज 4A भी है इसका, SC और ST कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जा सकता है, और यह प्रावधान हमारा 77वें संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया। अगला है हमारा आर्टिकल 16(4)B क्लोज, पिछली भर्ती के आरक्षण के कारण जो सीटें खाली रह गई है उन्हें आगामी भर्ती में जोड़कर भरा जाएगा। जैसे कि अब की बार एग्जाम हुए हैं उसमें पूरी सीटें नहीं भरी गई हैं तो आगे उन सीटों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनसे अलग जोड़ दिया जाएगा, नहीं उतनी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। यह हमारा 81वां संविधान संशोधन है जो कि 2000 में हुआ। आर्टिकल 16 का क्लोज 5 कहता है धार्मिक संस्थानों के पद पर केवल उस धर्म को मानने वाले लोगों की भर्ती की जाएगी। आर्टिकल 16 क्लोज 6 कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। यह हमारा 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। अब आता है हमारा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा और उसके किसी भी रूप में व्यवहार वर्जित होगा, यानी किसी भी सिचुएशन में उसको कबूल नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार का निषेध अपराध होगा और कानून के अनुसार दंडनीय होगा, यानी भेदभाव छुआछूत करने पर दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का उन्मूलन यानी अंत। अनुच्छेद 18 क्लोज 1 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को नाइट, राजा, राय बहादुर, खान बहादुर आदि जैसी उपाधियों उपलब्ध नहीं देगा। जैसे कि अब संविधान से पहले, आजादी से पहले थी, खूब राजाओं का दौर था, तो अब वो नहीं है जब से संविधान आया है। अनुच्छेद 18 का क्लोज 2 कहता है किसी भी नागरिक को विदेशी राज्य से उपाधि लेने पर रोक है, कि अपने देश में तो उपाधि दी ही नहीं जाएगी पर कोई भी व्यक्ति अन्य किसी देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। अनुच्छेद 18 क्लोज 3 कहता है यदि भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि स्वीकार करता है तो वह दंडनीय है।
यानी कि सिर्फ कहा नहीं गया, उस पे एक नियम भी है कि अगर आप किसी भी देश से कोई उपाधि लेते हैं तो वो दंडनीय होगी। अनुच्छेद 18 क्लोज 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक यानी विदेशी भी, जो भारत सरकार के अधीन किसी भी पद पर है, वह विदेशी राज्य में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी प्रकार का उपहार, उपाधि, पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। देख रहे, अनुच्छेद 19 पर आते हैं, जिसमें कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनना और दिमाग में बिठा लेना। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 19 नागरिकों को कुछ विशेष स्वतंत्रताएं, फ्रीडम्स प्रदान करता है। जैसे कि आर्टिकल 19(1) क्लोज कहता है नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ठीक है, पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने और लिखने या प्रकाशित करने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका जो थर्ड है वह है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। किसी भी राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, सोसाइटी का संगठन बनाने का अधिकार है। भारत किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, यानी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जगह घूमने का अधिकार है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नागरिक देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नागरिक देश के किसी भी कोने में जाकर बस सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, नागरिक अपनी पसंद का रोजगार, व्यापार अपना सकते हैं। अब आता है आर्टिकल 20, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को अपराध और दंड से संबंधित मामलों में न्यायपूर्ण सुरक्षा मिले, यह मौलिक अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रमुख संरक्षण दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। प्रतिगामी दंड, विधान से सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कानून का उल्लंघन को दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराध करते समय अस्तित्व में ना हो। यानी कि अभी हमने कोई अपराध किया और कुछ टाइम बाद उसके खिलाफ कोई रूल बन गया है, नियम बन गया है, तो हमें पहले वाले अपराध के लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। अर्थात यदि किसी कार्य को बाद में आपराधिक घोषित किया तो उससे पहले किए गए कार्य के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कानून बनने के बाद उस अपराध की सजा बढ़ा दी जाती है तो अपराधी पुरानी कम सजा ही दी जाएगी। यानी अपराधी को अगर बाद में उसी अपराध के लिए सजा 2 से 5 साल कर दी गई है तो, और उसने अपराध पहले किया तो उसको पहले वाली ही सजा दी जाएगी, बाद में बढ़ाई नहीं जाएगी। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जैसे 2025 में एक नया कानून बना कि जोर से गाना अपराध है। यदि किसी ने 2024 में जोर से गाया था तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। सेकंड है इसका, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी अपराध के लिए उसे एक बार सजा हो चुकी है तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। इसका एग्जाम्पल है, यदि किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध में अदालत सजा सुना चुकी है तो उसी चोरी के लिए दोबारा मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। ओके, आत्म अभियोजन के लिए बाध्य नहीं। कोई किसी आरोपी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह अपने खिलाफ गवाही दे, कि जबरदस्ती कबूलना ही है, एक्सेप्ट ही करना है अपने जुर्म को। इसका मतलब यह है कि अपराध के आरोपित व्यक्ति को खुद को दोषी सिद्ध करने के लिए बयान देने पर विवश नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है
पुलिस या अदालत किसी अपराधी से यह नहीं कह सकती कि तुम मान लो कि तुमने अपराध किया है और उसकी मजबूरी में दी गई गवाही को सबूत माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 पर, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसकी जो मुख्य बातें हैं हम वो देख लेते हैं। इसमें जीवन का अधिकार है। जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्ण, रिस्पेक्टफुली जीना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छ पानी, भोजन, आश्रय आदि अधिकार शामिल हैं। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड है। इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने, घूमने, सोचने, निर्णय लेने का अधिकार है। किसी को भी बिना उचित कारण और कानून प्रक्रिया में कैद नहीं किया जा सकता, कि बिना वजह उनको उठा लिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। जब उनको अधिकार दिया गया तो इसका फायदा उठाएंगे ही। अनुच्छेद 22, अब ये हमारा लास्ट है आज के वीडियो में, क्योंकि मैं सारे आर्टिकल नहीं लाई हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो हम जो आर्टिकल बच गए हैं हम उन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 नागरिकों को दो प्रकार की सुरक्षा देता है। पहली है गिरफ्तारी की स्थिति में अधिकार। अनुच्छेद 22 का क्लोज 1 है जो, और अनुच्छेद 22 का क्लोज 2 के तहत किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी का कारण बताना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय तुरंत उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। वकील से परामर्श का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव करने का अधिकार है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए उसको, यह जरूरी है। इसके अलावा इससे ज्यादा उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। न्यायिक अनुमति के बिना लंबे समय तक हिरासत नहीं। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को 24 घंटे से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये इसके जो इसको अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के तहत, ये फर्स्ट में था। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, निरोधात्मक निरुद्धि। इसका मतलब है अनुच्छेद 22 का जो क्लोज 3 है और अनुच्छेद 22 का क्लोज 7 है, 22 से 7 तक निरोधात्मक निरुद्धि के संबंध प्रावधान है। निरोधात्मक निरुद्धि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले रोकने के लिए हिरासत में रखना। ठीक है। यानी यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी मामलों के लिए खतरा है, तो उसे बिना अपराध के भी हिरासत में रखा जा सकता है। ये उनका राइट है, क्योंकि अपराध को रोकने की, क्योंकि उन्हें शक है कि अपराध कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अनुच्छेद 22 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। अब इसके आगे के हम पढ़ेंगे कल अनुच्छेद 23 से 35 तक। जैसे मैंने ये बिल्कुल डेफिनेशन के साथ और पूरा प्रॉपर डिटेल्स में लाई हूँ, वो भी मैं वैसे ही लाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय। थैंक यू।